नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी पिछली कहानी में दो भाइयों की उस अनोखी जोड़ी ने हम सबका खूब मनोरंजन किया। कहानियों के इस खूबसूरत सफर के अगले स्टेशन पर आइए सुनते हैं सुविख्यात फिल्म निर्देशक और बंगला साहित्य के प्रसिद्ध लेखक श्री सत्यजीत रे द्वारा रचित कहानी ब्राउन साहब की कोठी। जब से ब्राउन साहब की डायरी मिली थी, बैंगलोर जाने का मौका ढूंढ रहा था और यह मौका अप्रत्याशित रूप में सामने आ गया। बालीगंज स्कूल के वार्षिक रीयूनियन के अवसर पर अपने पुराने सहपाठी अनिकेंद्र भौमिक से मेरी मुलाकात हो गई। अनीक ने बताया कि वह बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नौकरी करता है। एक बार मेरे यहाँ घूमने फिरने आओ ना, द बेस्ट प्लेस इन इंडिया। मेरे घर में एक अतिरिक्त कमरा भी है, आओगे? स्कूल में अनीक मेरा गहरा दोस्त था। उसके बाद जैसा होता है वही हुआ। हम अलग अलग कॉलेज में दाखिल हुए। इसके अलावा वह विज्ञान का विद्यार्थी था और मैं कला का। दोनों ने विपरीत रास्ते पर चलना शुरू किया। बीच में वह विलायत चला गया। नतीजा यह हुआ कि हम दोनों की दोस्ती में भी बहुत कुछ बाधा पड़ गई। आज लगभग 12 साल के बाद उससे मुलाकात हुई। मैंने कहा, आ सकता हूं। कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहता है? एनी टाइम। बैंगलोर में गर्मी नहीं पड़ती। यही वजह है कि साहबों को वह जगह इतनी प्रिय थी। जब मर्जी हो चले आना। तब हाँ, 7 दिन पहले सूचना भेज दो तो अच्छा रहेगा। खैर, अब हो सकता है ब्राउन साहब की कोठी देखने का सुयोग प्राप्त हो जाए, लेकिन इसके पहले यह जरूरी है कि साहब की डायरी के बारे में बता दें। मुझे आप एक तरह से पुरानी पुस्तकों का कीड़ा कह सकते हैं। बैंक में नौकरी कर जितना कमाता हूँ, उसका लगभग आधा पैसा पुरानी पुस्तकों की खरीद में चला जाता है। भ्रमर की कहानी, शिकार की कहानी, इतिहास, आत्मकथा, डायरी इत्यादि बहुत सारी पुस्तकें 5 वर्षों के दरमियान मेरे पास जमा हो गई हैं। कीड़ों के द्वारा काटे हुए पन्ने, बुढ़ापे के कारण जीर्ण हो गए पन्ने, सेत के कारण रंगहीन हो गए पन्ने, इन सब से मैं अत्यंत परिचित हूं और ये सब मेरी प्यारी वस्तुएं हैं। और पुरानी पुस्तकों की गंध, पहली बरसात के बाद भीगी मिट्टी से जो सौंधी गंध आती है, उसकी और पुरानी पुस्तकों के पृष्ठों की गंध, इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं। अगरू, कस्तूरी, गुलाब, हुस्न हिना, यहां तक कि फ्रांस की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परफ्यूमरी के सुवास को इन दोनों के सामने हार माननी पड़ेगी। पुरानी किताबें खरीदने का मुझे नशा है और पुरानी किताबें खरीदने के सिलसिले में ही ब्राउन साहब की डायरी मिली थी। इतना बता दूं कि यह छपी हुई डायरी नहीं है, हालांकि छपी डायरी भी मेरे पास है। वह डायरी सरपत की कलम से लिखी हुई असली डायरी है। लाल चमड़े से मड़ी हुई 350 पन्ने की रूलदार कॉपी, 6.5 इंच बाय 4.5 इंच। जिल्द के चारों ओर सोने के पानी की नक्काशी किया हुआ बॉर्डर है और बीच में सुनहरे छपे अक्षरों में साहब का नाम लिखा हुआ है, जॉन मिडल्टन ब्राउन। जिल्द उलटने के बाद पहले पृष्ठ पर साहब के हस्ताक्षर हैं और नीचे उसका पता, एवरग्रीन लॉज, फ्रेजर टाउन, बैंगलोर, और उसके नीचे लिखा है जनवरी 1858। यानी इस डायरी की उम्र 113 साल है। ब्राउन साहब का नाम कई और किताबों पर था और उन्हीं किताबों के साथ यह लाल चमड़े से मढ़ी कॉपी थी। नामी पुस्तकों की तुलना में कीमत बहुत ही कम थी। मकबूल ने 20 रुपए की मांग की, मैंने 10 रुपया बताया। अंत में 12 रुपए में मामला तय हो गया। ब्राउन साहब कोई नामी आदमी होते तो इस किताब का दाम 1000 तक हो सकता था। डायरी से तत्कालीन हिंदुस्तान के साहबों के दैनंदिन जीवन के अलावा और किसी चीज की जानकारी प्राप्त होगी, ऐसी मैंने उम्मीद नहीं की थी। सच कह रहा हूं, शुरू के 100 पन्ने पढ़ जाने पर भी इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। ब्राउन साहब का पेशा स्कूल मास्टरी था। बैंगलोर के किसी स्कूल में अध्यापन का काम करते थे।
साहब ने अपनी ही बातें अधिक लिखी हैं। बीच बीच में बैंगलोर शहर का भी वर्णन है। एक जगह तत्कालीन बड़े लाट साहब की स्त्री लेडी कैनिंग के बैंगलोर आने की घटना का उल्लेख किया है। बैंगलोर के फूल, फल, पेड़ पौधे और अपने बगीचे के बारे में भी लिखा है। एक जगह इंग्लैंड के सॉसेक्स अंचल के अपने पैतृक घर और बिछड़े सगे संबंधियों का उल्लेख है। उनकी पत्नी एलिजाबेथ का भी उल्लेख है, जिसका कई वर्ष पहले ही देहांत हो चुका था। उसमें सबसे रोचक बात जो है वह यह कि साइमन नामक किसी व्यक्ति की चर्चा बार बार की गई है। यह साइमन कौन था? उसका लड़का या भाई या भांजा? यह बात डायरी से समझ में नहीं आती है। तब हाँ, साइमन के प्रति साहब के दिल में जो एक गहरा लगाव था, यह समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। डायरी में साइमन की बुद्धि, साइमन की हिम्मत, साइमन के क्रोध, अभिमान, शरारत और मनमौजीपन वगैरह की बार बार चर्चा की गई है। साइमन अमुक कुर्सी पर बैठना पसंद करता है। आज साइमन की तबीयत ठीक नहीं है। आज दिन भर साइमन पर नजर न पड़ने के कारण मन खराब है। इस तरह की छोटी मोटी बातें भी हैं। इसके अलावा साइमन की बेधक मृत्यु की खबर भी है। 22 सितंबर की संध्या 7:30 बजे वज्राघात से साइमन की मौत हुई थी। दूसरे दिन भोर के समय ब्राउन साहब के बगीचे के झुलसे हुए यूकलिप्टस के पेड़ के पास साइमन की लाश मिली थी। इसके बाद 1 महीने तक डायरी में वैसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। जो है उसमें शोक और निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ब्राउन साहब ने स्वदेश जाने की बात सोची है, मगर उनका मन नहीं चाहता कि वह साइमन की आत्मा से दूर चला जाए। साहब की सेहत भी जरा खराब हो गई है। आज भी स्कूल नहीं गया। इस बात की चर्चा 5-5 जगहों में की गई है। लुकास नामक एक डॉक्टर का भी उल्लेख है। उसने ब्राउन साहब के सेहत की जांच की थी और दवा बता गया था। उसके बाद एकाएक 2 नवंबर की डायरी में एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया गया है और इसी घटना ने मेरी नज़र में डायरी की कीमत हजारों गुना बढ़ा दी है। ब्राउन साहब रोज की घटना नीली स्याही में लिखते थे, पर इस घटना को लाल स्याही से लिखा है। उसमें उन्होंने एक ऐसी घटना का उल्लेख किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं उसका अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं तीसरे प्रहर अपने मन को शांत करने लाल बाग के पेड़ पौधों के पास गया था। शाम 7:30 बजे घर लौटकर जो ही ड्राइंग रूम के अंदर गया, देखा साइमन फायरप्लेस के पास अपनी प्रिय हाई बैक्ड कुर्सी पर बैठा है। साइमन, सचमुच साइमन ही था। मैं उसे देखकर आनंद से पागल हो गया। और वह केवल बैठा ही नहीं है, बल्कि अपनी स्नेहपूर्ण आंखों से मेरी ओर एकटक देख रहा है। इस कमरे में रोशनी नहीं है। मेरे कामचोर खानसामा टॉम्स ने यहाँ बत्ती नहीं जलाई है, इसलिए साइमन को अच्छी तरह से देखने के लिए मैंने जेब से दिया सलाई बाहर निकाली। तीली के बक्से पर घिसते ही रोशनी जल उठी, मगर मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। इन कई क्षणों के बीच ही साइमन गायब हो गया। इतना जरूर है कि मुझे यह उम्मीद नहीं है कि फिर साइमन को कभी देख सकूंगा। इस तरह भूत की हालत में भी अगर वह बीच बीच में दिख जाए तो मेरे मन से तमाम दुख दूर हो जाए। सचमुच आज अपूर्व आनंद का दिन है। मरकर भी साइमन मुझे भूल नहीं सका है। यहाँ तक कि अपनी प्यारी कुर्सी भी उसे भूली नहीं। दुहाई है साइमन, बीच बीच में दिख जाना। इसके अलावा मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। इतना ही उपलब्ध हो जाए तो मैं अपनी बाकी जिंदगी शांति से जी लूं। इसके बाद डायरी पढ़ी नहीं जाती है। जो कुछ भी है उसमें दुख की कोई छाप नहीं, क्योंकि साइमन से ब्राउन साहब की हर रोज भेंट हो जाती है। साइमन के भूत ने साहब को निराश नहीं किया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा है, जो मुझे प्यार करता है उसकी मृत्यु के बाद भी उसका प्यार अटूट रहता है। इस ज्ञान की प्राप्ति से मुझे चरम शांति मिली है।
बस इतना ही। लेकिन अब सवाल उठता है, ब्राउन साहब की वह कोठी, बैंगलोर के फ्रेजर टाउन का एवरग्रीन लॉज, अब है या नहीं? और वहां अब भी शाम के वक्त साइमन साहब के भूत का आगमन होता है या नहीं? मैं अगर उस कोठी में जाकर एक शाम गुजारूं तो साइमन के भूत को देख पाऊंगा? बैंगलोर आने पर पहले दिन अनीक को इसके बारे में कुछ भी न कहा। उसकी एम्बेसडर गाड़ी से घूमकर पूरे बैंगलोर शहर की परिक्रमा करी, यहां तक कि फ्रेजर टाउन को भी नहीं छोड़ा। बैंगलोर सचमुच खूबसूरत जगह है, इसलिए इस शहर के बारे में खुशियां जाहिर करने में मुझे झिझक नहीं हुई। बैंगलोर केवल खूबसूरत ही नहीं है, कलकत्ता से आने पर यह शांत और कोलाहल शून्य शहर मुझे अयथार्थ सपनों के राज्य जैसा लगा। अगले दिन रविवार था। सवेरे अनीक के बगीचे में रंगीन छतरी के तले बैठकर चाय पीते हुए मैंने ब्राउन साहब के संदर्भ में चर्चा की। सुनकर उसने चाय की प्याली बेत की कुर्सी पर रख दी और बोला, देखो रंजन, जिस कोठी के बारे में तुमने चर्चा की वह शायद अब भी हो। 100 साल यूं ही कोई ज्यादा अरसा नहीं है। तब हाँ, वहां जाकर अगर भूत देखने का इरादा है तो मैं इस काम में साथ नहीं दे सकता। अन्यथा मत लेना भाई, मैं हमेशा से जरा भावुक रहा हूं। यूं ही मजे में हूं। आजकल शहर में कोई उपद्रव नहीं है। भूत के पीछे दौड़ने का मतलब है जानबूझकर उपद्रव को न्योता देना। मैं इस काम में साथ नहीं दे सकता। अनीक की बातें सुनने पर लगा 12 साल के दरमियान उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। स्कूल में वह अवश्य ही डरपोक के नाम से बदनाम था। याद आया, एक बार हमारी क्लास की जयंत और कुछ शरारती लड़कों ने मिलकर एक शाम बालीगंज के सर्कुलर रोड पर राइडिंग स्कूल के पास खुद को सिर से पैर तक सफेद कपड़े से ढककर उसे डरा दिया था। अनीक इस घटना के बाद 2 दिन तक स्कूल नहीं आया था और अनीक के पिताजी ने हेडमास्टर वीरेश्वर बाबू के पास आकर घटना के संदर्भ में शिकायत की थी। मैं इसके बारे में कुछ कहूं कि इसके पहले ही अनीक अचानक बोल उठा, अगर तुम्हें जाना ही है तो साथी का अभाव नहीं होगा। आइए मिस्टर बैनर्जी। मैंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। लगभग 45 साल के एक सज्जन अनीक के बगीचे के फाटक से प्रवेश कर हंसते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। हट्टा कट्टा शरीर, लगभग 6 फीट ऊंचाई, पहनावे के रूप में स्लेटी रंग की हैंडलूम की पैंट और उस पर गाढ़े नीले रंग की टेरिलीन की बुशर्ट, गले में काला सफेद बूटेदार रेशमी मफलर। अनीक ने परिचय कराया, आप हैं मेरे मित्र रंजन सेन गुप्त और आप मिस्टर ऋषिकेश बैनर्जी। पता चला कि वे बैंगलोर के एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में काम करते हैं। बहुत दिनों से बंगाल से बाहर हैं, इसलिए उनके लहजे में गैर बंगाली की छाप है। साथ ही ढेरों अंग्रेजी शब्दों का व्यवहार करते हैं। अनीक ने बैरक को पुकारकर और एक प्याली चाय लाने का आदेश दिया और फिर सीधे ब्राउन साहब की कोठी के प्रसंग को छेड़ दिया। सुनकर उन्होंने ऐसा ठहाका लगाया कि एक गिलहरी जो कुछ देर पहले से हमारी टेबल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी, अपनी पूंछ उठाकर देवदार के एक वृक्ष के तने को पार कर एक बारगी ऊंची डाल पर चढ़ गई। गोस्ट, गोस्ट, यू सीरियसली बिलीव इन गोस्ट? इस जमाने में भी, इस युग में भी? बैनर्जी की हंसी का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखा, उनके दांत सफेद और मजबूत हैं। अनीक ने कहा, चाहे जो भी हो मिस्टर बैनर्जी, गोस्ट और नो गोस्ट, वैसा अगर कोई मकान है और रंजन जबकि एक अजीब धारणा पाले हुए है, तो उसके साथ किसी शाम आप वहां थोड़ी देर तक रह सकते हैं या नहीं, यही बताइए। वह कलकत्ते से आया है और मेरा गेस्ट है, उसे मैं वहां अकेले नहीं जाने दूंगा। और सच कहूं, मैं बहुत सावधान रहने वाला आदमी हूं। अगर मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊं तो उसे सुविधा के बजाय असुविधा ही होगी। मिस्टर बैनर्जी ने अपनी शर्ट की पॉकेट से एक तिरछा पाइप बाहर निकाला और उसमें तंबाकू ठूसते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब हाँ, मैं एक शर्त पर जा सकता हूँ, वह यह कि मैं अपने साथ एक के बदले 2 आदमी ले जाऊंगा। अपनी बात समाप्त कर बैनर्जी ने पुनः एक ठहाका लगाया
और इस ठहाके के फलस्वरूप आसपास के पेड़ों से 4-5 किस्म के परिंदों की तीखी आवाज और पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ी। अनीक का चेहरा हालांकि जरा मलिन हो गया, मगर वह मना नहीं कर सका। कोठी का नाम क्या बताया? बैनर्जी ने पूछा। एवरग्रीन लॉज, फ्रेजर टाउन में। डायरी तो यही बताती है। उन्होंने पाइप से कश लिया। फ्रेजर टाउन में साहबों की कुछ कोठियां हैं, कॉटेज टाइप की। एनीवे, अगर जाना ही है तो देरी करने से क्या फायदा। व्हाट अबाउट आज तीसरे पहर, यही 4 बजे? इंजीनियर होने से क्या, मूड बिल्कुल मिलिट्री मैन और साहब के जैसा है। घड़ी देखकर ठीक 4 बजे ऋषिकेश बैनर्जी अपनी मॉरिस माइनर कार लेकर आ धमके। जब गाड़ी में बैठा तो वे बोले, साथ में क्या क्या लिया? अनीक ने फहरिस्त की सूचना दी। 5 सेल का एक टॉर्च, 6 मोमबत्तियां, फर्स्ट एड का बॉक्स, एक बड़े फ्लास्क में गर्म कॉफी, एक बक्सा हैम सैंडविच, एक पैकेट ताश, जमीन पर बिछाने के लिए एक चादर, मच्छरों को भगाने के लिए एक ट्यूब ओडोमॉस। और अस्त्र शस्त्र? बैनर्जी ने पूछा। भूत को किस हथियार से काबू में किया जाता है? क्यों रंजन, तुम्हारे साइमन का भूत क्या सॉलिड है? खैर, मिस्टर बैनर्जी ने गाड़ी के दरवाजे को बंद करते हुए कहा, मेरे पास एक छोटा सा आग्नेय अस्त्र है, इसलिए सॉलिड लिक्विड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी रवाना होने पर बैनर्जी ने कहा, एवरग्रीन लॉज की बात काल्पनिक नहीं है। मैंने अवाक होकर कहा, आपने इस बीच पता भी लगा लिया? बैनर्जी एक एक कर 2 साइकिल चालकों की बगल से गाड़ी बढ़ाते हुए बोले, आई एम अ वेरी मेथडिकल मैन मिस्टर सेनगुप्त। जहां जाना है वह जगह है या नहीं, इसके बारे में पहले से ही पता लगा लेना क्या उचित नहीं है। उस ओर श्रीनिवास देशमुख रहते हैं। हम एक ही साथ गोल्फ खेलते हैं। उनसे मेरी बहुत दिनों से जान पहचान है। सुबह यहां से उन्हीं के घर पर गया था। उन्होंने बताया, एवरग्रीन नामक एक मंजिला कॉटेज लगभग 50 साल से खाली पड़ा है। मकान के बाहर एक बगीचा है, जहां लोग 10 साल पहले तक पिकनिक करने जाया करते थे, पर अब नहीं जाते। मकान बिल्कुल निर्जन स्थान में है। पहले भी उस मकान में कोई एक लंबे अरसे तक नहीं रहा है। तब हाँ, किसी ने हॉन्टेड हाउस कहकर उसे बदनाम नहीं किया है। मकान के फर्नीचर बहुत पहले ही नीलाम हो चुके हैं। उनमें से कुछ कर्नल मार्शल के मकान में है। वह एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और फ्रेजर टाउन में ही रहता है। सब कुछ सुनने के बाद लगता है मिस्टर सेनगुप्त, हमें पिकनिक करके ही लौट आना पड़ेगा। अनीक ने ताश लाकर अच्छा ही किया है। बेंगलोर की साफ सुथरी चौड़ी सड़क से गाड़ी से जाते जाते लग रहा था, यह शहर भूत प्रेत से इतना खाली है कि यहाँ भुतहा मकान के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन उसके बाद ही मुझे ब्राउन साहब की डायरी की बात याद आ जाती थी। पागल हुए बिना आदमी इस तरह की अद्भुत बातें डायरी में क्यों लिखेगा? साइमन के भूत को ब्राउन साहब ने खुद ही देखा है, एक बार नहीं अनेकों बार। वह भूत क्या हमें एक बार भी दिखाई न देगा? मैं विलायत नहीं गया हूँ, परंतु विलायत के कॉटेज की ढेरों तस्वीरें किताबों में देखी हैं। एवरग्रीन लॉज के सामने आने पर मुझे महसूस हुआ कि मैं सचमुच ही इंग्लैंड के ग्रामीण अंचल के एक पुराने परित्यक्त मकान के सामने आ गया हूँ। कॉटेज के सामने ही बगीचा है। यहाँ अब फूलों की क्यारियों के बदले घास और झाड़ झंकार हैं। लकड़ी के एक छोटे गेट, जिसे अंग्रेजी में विकेट कहते हैं, से होकर बगीचे के अंदर जाना पड़ता है। उस गेट पर एक फलक पर घर का नाम लिखा है। तब हाँ, शायद किसी पिकनिक करने वाले की जमात ने ही मजाक में एवरग्रीन शब्द के आगे एक नेव जोड़कर उसे नेवरग्रीन बना दिया है। हम गेट से प्रवेश कर मकान की तरफ बढ़ने लगे। चारों तरफ अगिनत पेड़ पौधे हैं। 3 एक यूकलिप्टस के पेड़ हैं। बाकी जितने भी पेड़ हैं उनका नाम मुझे मालूम नहीं। बेंगलोर की हवा और पानी में ऐसा गुण है कि वहां किसी भी देश का पेड़ जिंदा रह सकता है। कॉटेज के सामने टाइल से छावनी किया हुआ पोर्टिको है। उसके टेढ़े मेढ़े खंभों से होती हुई लता ऊपर की ओर चली गई है। छावनी की बहुत सी टाइलें गायब हैं। फलस्वरूप फांक से आसमान दिखाई पड़ता है। सामने के दरवाजे का एक पल्ला
टूटकर तिरछा पड़ा हुआ है। मकान के सामने के दरवाजे खिड़कियों के कांच टूट गए हैं। दीवार पर लोनी लगने के कारण ऐसी हालत हो गई है कि मकान का असली रंग क्या था इसका पता लगाना मुश्किल है। हम दरवाजे से मकान के अंदर गए। अंदर जाते ही एक गलियारा मिला। पीछे की तरफ टूटी दीवार से एक कमरा दिख रहा है। हमारे दाहिने और बाएं भी कमरे हैं। दाहिनी तरफ का ही कमरा बड़ा मालूम होता है। अंदाजा लगाया यहीं बैठक रही होगी। फर्श पर विलायती कायदे में तख्ते लगे हैं, मगर एक भी तख्ता साबुत नहीं है। सावधानी से कदम रखना पड़ता है और हर कदम पर खट खट आवाज होती है। हमने कमरे के अंदर प्रवेश किया। खासा बड़ा कमरा है। फर्नीचर ना रहने के कारण और भी सूना जैसा लगता है। पश्चिम और उत्तर की तरफ खिड़कियों की कतार है। एक तरफ की खिड़की से गेट समेत बगीचा दिखता है, दूसरी तरफ की खिड़की से पेड़ों की कतार। क्या इन्हीं पेड़ों में से किसी पर वज्रपात हुआ था? साइमन उसी के नीचे खड़ा होगा और तत्काल उसकी मौत हो गई होगी। सोचते ही रोंगटे खड़े हो गए। अब मैंने दक्षिण तरफ की बिना खिड़की वाली दीवार की ओर देखा। बाएं कोने में फायरप्लेस है। इसी फायरप्लेस के पास ही साइमन की प्रिय कुर्सी रही होगी। कमरे की सीलिंग की ओर देखने पर मकड़ियों की जालियों को झूलते हुए पाया। किसी जमाने में एवरग्रीन लॉज खूबसूरत रहा होगा। अब उसकी हालत शोचनीय हो गई है। मिस्टर बनर्जी शुरू में ला 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 करते हुए विलायती स्वर में अलाप ले रहे थे। अब उन्होंने पाइप सुलगाई और कहा, आप लोग कौन सा खेल खेलना जानते हैं, ब्रिज या पोकर या रमी? अनीक अपने हाथ के सरो सामान को फर्श पर रखने के बाद चादर बिछाकर बैठने जा रहा था। तभी एक आवाज सुनाई दी। किसी दूसरे कमरे में कोई आदमी जूता पहनकर चहलकदमी कर रहा है। अनीक की तरफ देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ पाया। पैरों की आवाज थम गई। मिस्टर बनर्जी अचानक अपने मुंह से पाइप हटाकर जोरों से चिल्ला पड़े, इज एनीबडी देयर? और हम तीनों गलियारे की तरफ बढ़ गए। अनीक अपने हाथ से मेरे कोट की आस्तीन थामे हुए था। जूते की आवाज फिर से शुरू हुई। हम जैसे ही बाहरी गलियारे में पहुंचे, दूसरी तरफ के कमरे से एक आदमी बाहर निकलकर आया और हम पर नजर पड़ते ही ठटक कर खड़ा हो गया। वह एक भारतीय ही था। चेहरा दाढ़ी और मूंछों से भरा रहने पर भी वह भला और शिक्षित जैसा लगा। उसने कहा, हेलो। हम क्या कहें यह समझ में नहीं आ रहा था। तभी अजनबी ने खुद ही हमारे कौतूहल का निवारण कर दिया। मेरा नाम वेंकटेश है। आई एम अ पेंटर। आप लोग इस मकान के मालिक हैं या खरीदार? बनर्जी ने हंसते हुए कहा, दोनों में से एक भी नहीं। हम चक्कर लगाते लगाते यूं ही यहाँ पहुंच गए हैं। आई सी। मेरा ख्याल था अगर यह मकान मुझे मिल जाता तो अपने काम के लिए एक स्टूडियो बना लेता। टूटा फूटा रहने पर भी मुझे एतराज नहीं है। मालिक कौन है इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है? जी नहीं, सॉरी। आप कर्नल मासर के यहाँ जाकर खोज खबर ले सकते हैं। सामने का रास्ता पकड़कर बाईं ओर जाइए। जाने में 5 मिनट लगेगा। थैंक यू कहकर मिस्टर वेंकटेश वहां से चले गए। गेट खोलने और बंद करने के बाद मिस्टर बनर्जी ने पहले की तरह ही एक ठहाका लगाते हुए कहा, मिस्टर सेनगुप्त, यह आदमी आपके साइमन या उस किस्म का कोई भूत वगैरह नहीं है? मैंने हंसकर कहा, कुल मिलाकर अभी 5:15 ही बजे हैं। इस बीच आप भूत की उम्मीद कैसे करते हैं? और ये भले आदमी अगर भूत थे तो 19वीं सदी के नहीं होंगे, क्योंकि वैसा होने पर उनका लिबास और ही तरह का होता। इस बीच हम बैठक में लौट आए हैं। अनीक ने फर्श पर बिछी चादर पर बैठते हुए कहा, झूठ मूठ की कल्पना पालने का मतलब है नर्वसनेस बढ़ाना। इससे बेहतर तो यही है कि हम ताश खेलें। पहले कुछ मोमबत्तियां जला लो, बनर्जी ने कहा। यहाँ शाम एकाएक उतर आती है। 2 मोमबत्तियां जलाकर हमने उन्हें लकड़ी के फर्श पर खड़ा कर दिया। उसके बाद फ्लास्क के ढक्कन में कॉफी डाल डालकर बारी बारी से पी। एक बात मेरे मन में बहुत देर से घुमड़ रही थी, उसे कहे बिना रह नहीं सका।
भूत का नशा मेरे सर पर कितना सवार हो गया है, यह तथ्य मेरी बात से ही जाहिर होगा। बनर्जी की ओर मुखातिब होकर मैंने कहा, आपने बताया था कि कर्नल मार्शल ने यहाँ के कुछ फर्नीचर खरीदे थे। वे जब इतने निकट हैं तो उनसे क्या एक बात दरियाफ्त की जा सकती है? क्या? बनर्जी ने पूछा। एक खास तरह की हाई बैक चेयर के बारे में। अनीक ने तनिक ऊब के साथ कहा, अचानक हाई बैक चेयर के बारे में पूछकर क्या होगा? नहीं, यानी ब्राउन साहब ने लिखा है कि वह साइमन की बड़ी ही प्यारी कुर्सी थी। भूत होने के बाद भी वह उसी पर बैठता था और वह फायरप्लेस के पास रखी रहती थी। हो सकता है उसे यहाँ लाकर रखने से। अनीक ने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम बनर्जी साहब की उस मॉरिस कार पर हाई बैक चेयर ले आओगे या हम तीनों ही उसे कंधे पर ढोकर ले आए? तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है? बनर्जी ने हाथ उठाकर हम दोनों को चुप कराया और कहा, कर्नल मार्शल ने जो कुछ खरीदा है उसमें उस किस्म की कुर्सी नहीं है, यह बात मुझे मालूम है। मैं उसके घर पर अक्सर जाया करता हूँ। अगर वह कुर्सी वहां रहती तो मेरी निगाह में पड़ती ही। जहां तक मुझे मालूम है उन्होंने 2 बुककेस, 2 ऑयल पेंटिंग, कुछ गुलदस्ते और शेल्फ सजाने की कुछ शौकिया चीजें जिन्हें आर्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं खरीदी थी। मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया। ताश निकालकर फेंकना शुरू किया। बनर्जी ने कहा, रमी ही चले, और यह खेल तभी जमता है जब पैसा लगाकर खेला जाए। आप लोगों को इसमें कोई आपत्ति है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। तब इतनी बात जरूर है कि मैं ठहरा बैंक का मामूली कर्मचारी। बहुत ज्यादा पैसा लगाने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। बाहर दिन की रोशनी फीकी हो गई है। हम खेल में तल्लीन हो गए। ताश के खेल में तकदीर कभी मेरा साथ नहीं देती है। आज भी वही हालत रही। मैं जानता हूं अनीक मन ही मन नर्वस है, इसलिए अगर जीत उसकी हो तो मुझे बहुत कुछ निश्चिंतता का एहसास होगा, मगर उसका कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। एकमात्र मिस्टर बनर्जी की तकदीर उनका साथ दे रही है। वे विलायती स्वर गुनगुनाते जा रहे हैं और दांव पर दांव जीते जा रहे हैं। खेलते खेलते सन्नाटे के बीच एक बार एक बिल्ली की आवाज सुनाई पड़ी। उसके कारण मेरे उत्साह पर और अधिक पानी फिर गया। भुतहा मकान में बिल्ली का रहना भी उचित नहीं है। यह बात जब मैंने बनर्जी से कही तो वे हंसकर बोले, बट इट वॉज अ ब्लैक कैट, इसी गलियारे से होकर गया है। ब्लैक कैट तो भूत के साथ ही जाता है ना यह बात। खेल का यह सिलसिला चलता रहा। बीच में एक अनजान पक्षी की कर्कश आवाज के अतिरिक्त किसी तरह की आवाज, दृश्य या घटना ने हमारी एकाग्रता में बाधा नहीं डाली। घड़ी 6:30 बजा रही है। कहा जा सकता है बाहर रोशनी है ही नहीं। अच्छा ताश मिल जाने के कारण मैं लगातार 2 बार जीत चुका हूं। इस बीच रमी का एक और दौर चल चुका है। तभी कानों में एक अस्वाभाविक आवाज आई। कोई बाहर से दरवाजे को खटखटा रहा है। हम तीनों के हाथ ताश समेत नीचे गिर पड़े। खटखट खटखट। अनीक का चेहरा इस बार और भी उतर गया। मेरी भी छाती अंदर ही अंदर धड़क रही है, मगर बनर्जी में घबराहट का नामो निशान तक नहीं है। अचानक सन्नाटे को भेद कर वे अपनी पुरजोर आवाज में चिल्ला उठे, हु इज इट? दरवाजे पर फिर खटखटाहट शुरू हो गई। बनर्जी पता लगाने के लिए चटपट उठकर खड़े हो गए। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अकेले मत जाइए। हम तीनों एक साथ कमरे के बाहर आए। गलियारे में आने के बाद बाईं तरफ हमने एक आदमी को खड़ा पाया। वह सूट पहने हैं और उसके हाथ में लाठी है। अंधेरे में उसे पहचानना मुश्किल है। अनीक ने मेरी आस्तीन पकड़ ली, इस बार और ज्यादा जोर से। उसकी हालत देखकर मुझ में अपने आप एक साहस का भाव आ गया। इस बीच बनर्जी कई कदम आगे बढ़ चुके थे। वे चिल्ला उठे, ओह हेलो डॉक्टर लार्किन, आप यहाँ? अब मैंने भी उस प्रौढ़ साहब को गौर से देखा। सोने के चश्मे के पीछे उसकी नीली आंखों में एक सिकुड़न आ गई और वह बोला, तुम्हारी मॉरिस गाड़ी बाहर दिखाई दी। उसके बाद देखा खिड़की से मोमबत्ती की रोशनी आ रही है, इसलिए सोचा एक बार देख लूं कि तुम पर किस पागलपन का भूत सवार हुआ है। बनर्जी ने हंसकर कहा,
मेरे इन 2 जवान मित्रों को एक अजीब एडवेंचर का शौक चढ़ाया है। कहा एवरग्रीन लॉज में बैठकर ताश खेलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जवानी ही कुछ इस तरह के पागलपन का वक्त हुआ करती है। हम बूढ़े सिर्फ अपने अपने घर के काउच पर बैठकर पुरानी यादों को दोहराते हैं। वेल वेल, हैव अ गुड टाइम। लार्किन साहब ने हाथ उठाकर गुड बाय कहा और लाठी ठुकठुकाते हुए चले गए और हमें भी भूत की उम्मीद छोड़नी पड़ी। अब और क्या करें, हम फिर ताश खेलने में जुट गए। शुरू में मैं लगभग 4.5 रुपए हार रहा था। पिछले आध घंटे के दरमियान उनमें से कुछ वापस आ गया है। साइमन का भूत ना भी दिखे, मगर ताश में जीतकर अगर घर लौट सकूं तो आज का यह रहस्य रोमांच कुछ सार्थक जैसा लगे। बीच बीच में आंखें घड़ी की तरफ चली जाती थी। असली घटना कब घटी थी उसका वक्त मुझे मालूम नहीं। ब्राउन साहब की डायरी से पता चलता था कि शाम के इसी वक्त वज्रपात से साइमन की मृत्यु हुई थी। मैं ताश बांट रहा हूं। मिस्टर बनर्जी अपनी पाइप सुलगा रहे हैं। अनीक कुल मिलाकर सैंडविच खाने के उद्देश्य से पैकेट में हाथ देने जा रहा है कि तभी उसकी आंखों की दृष्टि एक ही क्षण में बदल जाती है और उसके अंग प्रत्यंग जड़ जैसे हो जाते हैं। उसकी दृष्टि दरवाजे के बाहर गलियारे की तरफ टिकी हुई है। हम दोनों की भी दृष्टि स्वभावतया उसी ओर चली जाती है। जो कुछ देखता हूं उसके कारण कई क्षणों के लिए मेरा गला भी सूख जाता है और सांसों का चलना बंद हो जाता है। बाहर गलियारे के अंधेरे में से 2 चमकती हुई आंखें हमारी ओर अपलक ताक रही हैं। मिस्टर बनर्जी का दाहिना हाथ आहिस्ता आहिस्ता कोट के वेस्ट पॉकेट की तरफ जाता है और ठीक उसी क्षण जादू की तरह वह मामला मेरे सामने स्पष्ट हो जाता है और मेरे मन से सारा भय दूर हो जाता है। मैंने कहा, आपके पिस्तौल की जरूरत नहीं है साहब, यह वही काली बिल्ली है। मेरी बात से अनीक में भी साहस का संचार हुआ। बैनर्जी ने पॉकेट से हाथ बाहर निकालकर कहा, हाउ रिडिकुलस। अब वे चमकती आंखें हमारे कमरे की तरफ आने लगी। चौखट पार करते ही मोमबत्ती की रोशनी में मेरी बात सही साबित हुई। यह वही काली बिल्ली थी। चौखट पार कर बिल्ली बाईं तरफ मुड़ी। हमारी दृष्टि उसके साथ साथ घूम रही थी, उसका पीछा कर रही थी। अब की बार तीनों के गले से एक साथ ही एक शब्द बाहर निकल आया। अकस्मात विस्मय होने पर जिस तरह शब्द निकलता है, ठीक उसी तरह का शब्द। इस शब्द के निकलने का कारण यह था कि जब हम ताश खेलने में व्यस्त थे, उसी बीच पता नहीं कहां से और कैसे एक गाढ़े लाल रंग के मखमल से लिपटी हुई हाई बैक्ड कुर्सी फायरप्लेस के पास आ गई थी। अमावस जैसे काली रात के अंधेरे में काली बिल्ली चुपचाप कुर्सी की तरफ बढ़ गई। उसके बाद वहां एक क्षण रुकी रही, फिर उसने एक छलांग लगाई और कुर्सी पर गुंजलक मारकर लेट गई। और उसी क्षण एक अजीब शब्द सुनकर मेरा शरीर विवर्ण हो गया। किसी एक अशरीरी वृद्ध की खिलखिलाहट के अंतराल से बार बार उच्चारित हो रहा है, साइमन, 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 साइमन। और उसके साथ ही बचपने से भरी खुशियां और तालियों की गड़गड़ाहट। एक चीख सुनाई पड़ी और अनीक बेहोश हो गया और मिस्टर बनर्जी वे अनीक को गोद में लेकर गलियारे से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मैं भी अब बैठा नहीं रह सका। ताश, मोमबत्ती, फ्लास्क, चादर सब कुछ पड़े रह गए। सौभाग्य से बैंगलोर की सड़कों पर लोगों का आवागमन कम रहता है, वरना हमारी गाड़ी की तेज रफ्तार की चपेट में आकर उस समय कितने आदमी घायल होते कहना मुश्किल है। अनीक को गाड़ी में होश आ चुका था, मगर उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। पहले पहल मिस्टर बनर्जी के मुंह से ही आवाज आई। अनीक के बैरा के हाथ से ब्रांडी का ग्लास छीनकर एक ही घूंट में आधा ग्लास पी गए और घरघराती आवाज में बोले, सो साइमन वॉज अ कैट। मैं भी इस हालत में नहीं था कि कुछ बोलता, मगर मेरे मन ने हामी भरी। सचमुच साइमन ब्राउन साहब की अक्लमंद, मनमौजी, अभिमानिनी, आज्ञाकारिणी और लाडली थी। जिस साइमन की मृत्यु आज से 113 वर्ष पहले वज्रपात से हुई थी, वह यही पालतू काली बिल्ली थी।
और यहाँ लेखक की साइमन के भूत की खोज यात्रा संपन्न हुई। भाई वाह, खोदा पहाड़ निकली बिल्ली। ऐसी थी हमारे सत्यजीत रे साहब की लिखी दिलचस्प कहानी और उनका निर्देशन, जो पाठक को शुरू से लेकर अंत तक बांध के रखता है। अब चलती हूँ, फिर मिलूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, निडर रहें। नमस्कार।